Hello everyone, welcome to part 2 of the Prep IAS initiative, in which we are going to cover top 100 current affair questions that are most likely to appear in the upcoming UPSC prelims examination. In part 1 of this series, we have already covered 20 questions, and today we are going to cover 20 more questions. And if you have not watched the first part, I would highly recommend that you go ahead and first watch that video and then continue with this video. So on that note, let's start with today's video. So today we will start question 21 onwards. It is about the provisional estimates of the GDP for the financial year 2024-25. So read the statements and try to answer the question. So let's take a look at the answer. Statement 1 says real GDP growth for financial year was higher than nominal GDP growth. तो अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रोविजनल एस्टिमेट्स के जो भी आंकड़े थे वो आपको याद हों. यहाँ पे आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग चेक की जा रही है. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जो रियल जीडीपी होता है और नॉमिनल जीडीपी होता है, ये दोनों क्या होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. तो जब रियल जीडीपी की बात की जाती है तो इसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया जाता है और ये बेस्ड होता है एक बेस ईयर पे. जबकि जब नॉमिनल जीडीपी की बात की जाए तो ये जो भी करंट वैल्यू होगी जीडीपी की विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन वो वैल्यू होती है. तो इसलिए जो भी नॉमिनल जीडीपी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा हायर होती है एज कम्पेयर टू द रियल जीडीपी, जिसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया गया है, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है. ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल है जब इन्फ्लेशन की रेट पॉजिटिव बनी हुई है, और इंडियन इकोनॉमिक केस में आप जान रहे हैं कि इन्फ्लेशन पॉजिटिव है, तो हमेशा जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी से हायर होगा उसकी ग्रोथ रेट. इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है वो हो गया इनकरेक्ट. फिर जब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिकॉर्डेड अ हायर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देन द एग्रीकल्चरल सेक्टर सिंस फाइनेंशियल ईयर 20. तो यहाँ पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको आउट परफॉर्म करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया. फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोथ शोड पॉजिटिव ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 25. तो कंजम्पशन में भी ग्रोथ थी इंडिया में और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में भी ग्रोथ थी, क्योंकि एक पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक था. तो ये दोनों आप गेस भी कर सकते थे कि ये दोनों सही है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 3. इसलिए आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, ओनली 3 इज करेक्ट, सो आंसर इज डी. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन. तो आप देख सकते हैं कि जो एस्टिमेट्स थे उसमें रियल जीडीपी ग्रोथ बताई गई थी 6.5%, जबकि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो प्रेडिक्ट की गई थी 9.8%. फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर दोनों के डेटा दिए हुए हैं, और स्टेटमेंट 3 के भी जो डेटा हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं. चलिए विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो रीड दिस क्वेश्चन अबाउट द recent trends in defense production in India. तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं. The share of private sector in India's defense production has been steadily declining since financial year 24. तो अगर आपको इसकी थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जब डिफेंस प्रोडक्शन की बात होती है तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और इंक्रीज हो, और इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लेती रहती है. तो वी कैन ईजिली गेस कि डिफेंस प्रोडक्शन के इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए जो ये स्टेटमेंट 1 है ये इनकरेक्ट है. फिर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली क्रॉस द ₹1 लाख करोड़ मार्क इन टोटल डिफेंस प्रोडक्शन फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली पता है तभी आप इसको गैस कर सकते थे. तो यहाँ पे ये सही है जो सेकंड स्टेटमेंट है. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज द अदिति स्कीम फोकसेस ऑन अट्रैक्टिंग फॉरेन डिफेंस स्टार्टअप्स टू कोलैबोरेट विद इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स फॉर हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ पे आपसे अदिति स्कीम के बारे में पूछा गया है. अगर आपको इस स्कीम के बारे में पता होता तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. ये बनाई गई थी आत्मनिर्भरता के लिए, यानी कि सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए. तो इसलिए जब यहाँ पे कहा जाता है कि फॉरेन डिफेंस स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसको काउंटर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडिजिनस प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया जाता है. इसलिए जो स्टेटमेंट 3 है ये भी इनकरेक्ट हो गया. तो यहाँ पे आंसर हो गया कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, विच इज़ ए ओनली 1. अब अगर आपको एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट नहीं पता होता जो स्टेटमेंट 2 में दिया है, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन होता है कि आप या तो नन मार्क करें या फिर ओनली 1.
but you would at least have been able to eliminate these two. However, अभी आपको पता है कि आंसर इज A, only 1. चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा भी दिया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना था और 25 में कितना हो गया बढ़ के जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप। फिर यहाँ पे एक पॉलिसी इनिशिएटिव मेंशन किया गया है आईडेक्स, विच इज़ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो इसको लाया गया है फॉर इम्प्रूविंग एंड ईजिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नॉर्म्स, और ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका देता है कि डिफेंस के सेक्टर में वो पार्टिसिपेट कर सकें। और फिर जो अदिति स्कीम की बात हो रही थी वो भी आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर डिफेंस इनोवेशन थ्रू आईडेक्स। ठीक है, ये है अदिति स्कीम। तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रिपरेशन ऑफ लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन मैप्स एट अ स्केल ऑफ 1:50,000 इज बीइंग अंडरटेकन बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक NRSC एंड IITs टू आइडेंटिफाई वल्नरेबल कॉरिडोर्स। ये स्टेटमेंट सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, क्रीपिंग लैंडस्लाइड्स विच आर सडन एंड फास्ट मूविंग आर कॉमनली रिपोर्टेड इन द वेस्टर्न घाट्स ड्यूरिंग मॉनसून। तो जो क्रीपिंग लैंडस्लाइड्स होती हैं, ये होती हैं बहुत ही स्लो होने वाली लैंडस्लाइड्स, यानी कि ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स धीरे धीरे जो लैंड मास है वो मूव करते जाता है, विच रिजल्ट्स इनटू लैंडस्लाइड्स। तो ये सडन होने वाले लैंडस्लाइड्स नहीं है। और इनके केस में ऑब्जर्व किया है कि जो क्रीपिंग लैंडस्लाइड्स हैं ये यूजुअली सिक्किम और दार्जिलिंग में ऑकर होती हैं, जबकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे मॉनसून सीजन में जो होने वाली लैंडस्लाइड्स हैं ये रेन इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स हैं और बहुत ही इंस्टेंटेनियस होती हैं ये ऑकर, इसलिए इनको क्रीपिंग लैंडस्लाइड्स नहीं कहा जा सकता। तो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, आंसर इज A, 1 ओनली। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर एंगेज्ड इन क्रिएटिंग LHZ मैप्स। और जो हमने क्रीपिंग लैंडस्लाइड्स की बात की थी, दीज आर स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट्स जो कि यूजुअली सिक्किम और दार्जिलिंग में ऑकर होती हैं, जबकि वेस्टर्न घाट्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं वो रेनफॉल इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स होते हैं, एंड दीज आर वेरी सडन एंड एब्रप्ट। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं, और पेयर्स हैं पॉल्यूटेंट्स और उनसे होने वाले जो हेल्थ इंपैक्ट हैं इनके। राइट, सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए तो देख लेते हैं इसको। पेयर 1 है जो कि बोलता है नाइट्रेट के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये तो सही है। फिर सेकंड पेयर इज फ्लोराइड विच लीड्स टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड एनीमिया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फ्लोराइड के कारण यूजुअली बोन्स या फिर डेंटल इशू आता है। फिर जो आर्सेनिक वाला पेयर है ये करेक्टली मैच्ड है, एंड जो यूरेनियम वाला पेयर है ये भी करेक्टली मैच्ड है। तो आउट ऑफ ऑल दीज ओनली 1 पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड विच इज द सेकंड पेयर, सो आंसर इज C, ओनली 3 पेयर्स। लेट्स टेक अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट द ऑपरेशन राइजिंग लायन जो कि इजराइल ने लॉन्च किया था अगेंस्ट ईरान, और यहाँ पे पूछा गया कि इजराइल ने क्या एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन दी थी इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज C। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने डिक्लेयर किया था कि ईरान ने वॉयलेट किया है जो न्यूक्लियर सेफगार्ड ऑब्लिगेशंस हैं, क्योंकि ईरान इस बारे में कोई भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करता था। तो इजराइल ने IAEA की ये जो डिक्लेरेशन थी इसको बेसिस बना के इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो CP राधाकृष्णन है वो इलेक्ट हो गए हैं एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो ये तो सही है क्योंकि इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ओनली लोकसभा
एंड राज्यसभा, है ना, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल डिस्प्यूट्स कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इन डिस्प्यूट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैंडल नहीं करता है, इसको हैंडल करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है, सीपी राधाकृष्णन इज द फर्स्ट गवर्नर टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट व्हाइल सर्विंग एज अ गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके पहले जो शंकर दयाल शर्मा है, वो जब पंजाब के गवर्नर थे तब वो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, हेंस द आंसर इज ए, ओनली वन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल भी मेंशन है कि जो आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होगी उसका क्या कंपोजिशन होने वाला है। तो इसमें आ जाते हैं बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट था उसमें आर्टिकल 71 क्लियरली ये बात बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स आने वाले हैं उनके एडजुडिकेशन की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होती है। एंड टेक अ लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट, जो सीपी राधाकृष्णन है, ही इज द सेकंड गवर्नर टू बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट व्हाइल सर्विंग इन ऑफिस, क्योंकि फर्स्ट थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो मंडल कमीशन है उसने रिकमेंड किया था 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन सेंट्रल सर्विसेज, और उस समय उन्होंने इनका पॉपुलेशन एस्टिमेट बताया था अराउंड 52%। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस 1975 इम्पोज द 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशंस। तो इस केस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो नीचे स्टेटमेंट में दिया हुआ है इंदिरा साहनी वाला केस 1992 का, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीलिंग की बात की थी, इसलिए जो स्टेटमेंट 2 है वो हो जाता है इनकरेक्ट। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट में, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द इंदिरा साहनी केस एंड इट करंटली अप्लाइज ओनली टू ओबीसीज। तो ये फर्स्ट पार्ट तो स्टेटमेंट का करेक्ट है कि जो इंदिरा साहनी केस है इसी से क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ओबीसीज में। पर एक जो आपको डाउट आ सकता है कि डज इट करेंटली अप्लाई ओनली टू ओबीसीज, या फिर एससी एसटी को भी क्रीमी लेयर के एम्बिट में लाने की बात चली थी, तो उसमें भी तो अभी अप्लाई नहीं हो गया। तो आपको याद रखना है कि अभी ये सिर्फ ओबीसीज के केस में ही अप्लाइड है, और एससी एसटी हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ क्रीमी लेयर, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। सो द आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। लेट्स टेक अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक इंडिया एजिंग रिपोर्ट आई थी और आपको आंसर करना है इन स्टेटमेंट्स को विथ रिगार्ड टू द एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। By 2050, the elderly are expected to constitute over 1/5 of India's population। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये ऑब्जर्व भी किया गया है कि जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव होते जाती हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट होते जाते हैं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ते जाती है। और इंडिया के केस में भी यही ऑब्जर्व हो रहा है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है अब वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है, द सेक्स रेशियो अमंग द एल्डरली हैज़ बिन डिक्लाइनिंग। इसका कारण बताया गया है क्योंकि विमेन है उनकी लिमिटेड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, और ओल्ड एज सपोर्ट सिस्टम जो होता है उसमें भी उनका लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है। तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो तो करेक्ट है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खास करके विमेन की लिमिटेड होती है, ये ऑब्जर्व किया गया है। लेकिन इसके बावजूद सेम एज ग्रुप में जो विमेन है वो ज़्यादा सर्वाइव करती हैं एज कम्पेयर टू मेन। तो इसलिए जो सेक्स रेशियो है ये असल में इंप्रूव हो रहा है जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसमें, लेकिन इसका कारण नेगेटिव है क्योंकि मेन की डेथ हो रही है, इस कारण इंप्रूव हो रहा है। तो स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है, मोर देन 2/5 ऑफ इंडियाज एल्डरली आर कंसंट्रेटेड इन पुअरेस्ट वेल्थ क्विंटाइल व्हाइल नियरली 1/5 हैविंग नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो ये उस रिपोर्ट में एक मेजर कंसर्न बताया गया था और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही था, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर इज बी, 1 and 3 ओनली। लेट्स टेक अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे फिगर्स कुछ दिए हुए हैं कि इंडिया के जो एल्डरली हैं दे मेक अप 20.8% ऑफ द पॉपुलेशन, और इसमें भी जो 80+ वाला सेगमेंट है इट इज प्रोजेक्टेड टू राइज शार्पली बिटवीन 2022 एंड 2050। फिर
सेकंड स्टेटमेंट में जो हमने बात बताई थी कि विमेंस हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कारण जो सेक्स रेशियो है ये इम्प्रूव हो रही है, लेकिन फिर भी ऑब्जर्व किया जाता है कि जो विमेन है वो फेस करती हैं जेंडर्ड पॉवर्टी। और जो थर्ड स्टेटमेंट है 40% ऑफ एल्डरली बिलोंग टू द पुअरेस्ट वेल्थ क्विंटाइल व्हाइल नियरली 18% हैव नो इनकम ऑफ देयर ओन। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्टेट फाइनेंसेस पब्लिकेशन 2025 व्हिच वाज रिलीज्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट द सैलरी बिल्स ऑफ स्टेट्स हैव इंक्रीज्ड 2.5 टाइम्स इन द लास्ट डेकेड, मेकिंग देम द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर। तो इस रिपोर्ट में ये बात बताई गई थी कि जो सैलरी बिल्स हैं वो कमिटेड एक्सपेंडिचर के सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट बनते जा रहे हैं, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है, द रिपोर्ट स्टेटेड दैट द हाईएस्ट शेयर ऑफ सब्सिडीज इन टोटल एक्सपेंडिचर वाज रिकॉर्डेड इन केरला। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये केरला में ऑब्जर्व नहीं किया गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है पंजाब में। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, द आंसर इज ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कैग की रिपोर्ट में बात कही गई थी कि 2.5 टाइम्स राइज हुआ है जो सैलरी बिल है स्टेट्स का, और जो सैलरी पेमेंट्स हैं दे आर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर। फिर जो स्टेटमेंट 2 है उसमें बताया गया है कि जो पंजाब है इट हैज़ द हाईएस्ट सब्सिडी बर्डन एट 17%, जबकि जब केरला की बात की जाए तो इट हैज़ हाईएस्ट शेयर ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर। तो इस कैटेगरी में अगर कहा जाता तो केरला करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था हाईएस्ट सब्सिडी बर्डन और उसमें फर्स्ट है पंजाब। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है AI टेक्नोलॉजीज की और उनका क्या पर्पस है उसकी। आपको बताना है विच ऑफ दीज पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो चलिए इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो फर्स्ट पेयर है भारत जैन विच इज़ अ मल्टी मोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस एंड गवर्नेंस यूज, तो ये करेक्ट है। फिर सेकंड पेयर बोलता है एरावत के बारे में। तो एरावत इज नॉट अ ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम, ये एक AI कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि रिसर्च पर्पसेस के लिए बनाया गया है। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है भीष्म क्यूब के बारे में, तो ये भी न्यूज़ में बने रहता है क्योंकि इंडिया जब भी डिजास्टर रिलीफ के लिए हेल्प पहुंचाती है तो ये भीष्म क्यूब वहाँ जरूर डिप्लॉय किया जाता है। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स होते हैं अपने आप में। फिर आ जाते हैं आकाश तीर में, तो इट इज़ अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम टू मैनेज एयर डिफेंस यूनिट्स इन रियल टाइम, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ओनली पेयर 1 एंड पेयर 4 आर करेक्टली मैच्ड, हेंस द आंसर इज बी, ओनली 2 पेयर्स। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विक्रम 32-बिट प्रोसेसर। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट हैज़ बीन इंजीनियर टू फंक्शन इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सच एज स्पेस मिशंस एंड डिफेंस एप्लीकेशंस। तो ये मल्टीपर्पज एक प्रोसेसर बनाया गया है जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी सर्वाइव कर लेता है, और खास करके इसे स्पेस मिशंस के लिए बनाया गया है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब जब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो इसको डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने। अगर आप स्टेटमेंट 1 के बारे में जान रहे हैं तो आप इसको गेस कर सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, क्योंकि जब स्पेस मिशन की बात हो रही है तो हमें पता है कि इसे किसने डेवलप किया है, इसरो ने डेवलप किया है, हेंस द आंसर इज ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, इट इज अबाउट द चबाहर पोर्ट, सो यू हैव टू क्विकली टेल मी वेयर इज इट लोकेटेड। चलिए तो होपफुली आपको इसका आंसर पता है। द करेक्ट आंसर इज सी, ईरान। इस पोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये ईरान में लोकेटेड है अलोंग द गल्फ ऑफ ओमान। उसके दोनों टर्मिनल्स भी यहाँ पे मेंशन है। इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शहीद बहश्ती टर्मिनल, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को वेवर दिया हुआ था कि वो ईरान में अपना ये पोर्ट डेवलप कर सके, और अचानक से उसने ये वेवर वापस खींच लिया। अब तक तो वॉर वाली स्थिति भी नहीं थी, इसलिए ये थोड़ी बड़ी न्यूज़ हो गई थी। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। So this question is about the term secular and socialist in the preamble of the Indian Constitution. बीच में बहुत न्यूज़ में था, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि प्रियम्बल में इनका क्या पोजीशन है और इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स हैं, रीड देम एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन।
चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। The addition of secular and socialist through the 42nd Amendment has been legally upheld but continues to be challenged for its democratic legitimacy and procedural propriety. और इसी वजह से ये डिबेट का कारण भी बना हुआ था। फिर the second statement says these terms were introduced during the emergency, जो कि करेक्ट है। इमरजेंसी के दौरान ही ये जो 42nd Amendment लाया गया था और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। And during this time, constitutional processes were significantly altered and critical amendments were made with minimal debate under executive influence. तो उस वक्त तो executive influence बहुत हाई था क्योंकि इमरजेंसी पीरियड था। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों इसके प्रोसीजरल प्रॉपर्टी के ऊपर कंसर्न्स हैं। फिर द थर्ड स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द मिनर्वा मिल्स केस एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सोशलिज्म is a constitutional goal rooted in the directive principles of state policy in the Minerva Mills case. तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया था कि सोशलिज्म है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक गोल है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये जो 42nd अमेंडमेंट के कारण प्रियम्बल में ऐड हुए वर्ड्स हैं सेक्युलर और सोशलिस्ट और उनमें जो इन्वॉल्व प्रोसीजर है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता है। तो भले ये स्टेटमेंट करेक्ट है बट इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. सो द आंसर इज B, that both the statements are correct but only one of them explains statement 1. चलिए और क्लैरिटी के लिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। Okay, let's move on to the next question. The next question is about the employment linked incentive scheme. Right, so let's solve this. The scheme mandates that the second installment of the incentive to first-time employees will be given only after completion of both 1 year of continuous service and a certified skilling program. तो ये वाला पोर्शन इसका करेक्ट है कि 1 year of continuous service यानी कि 12 months of continuous service अगर एक एम्प्लॉय की है तो ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है उसका इंसेंटिव के इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे जो एम्प्लॉयर्स हैं। फिर जो सेकेंड पार्ट है सर्टिफाइड स्किलिंग प्रोग्राम, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे स्किलिंग प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे क्राइटेरिया है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। अंडर द स्कीम एम्प्लॉयर्स हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन ₹20,000 पर मंथ आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी इंसेंटिव। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये तो अप टू 1 लाख अर्निंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस स्कीम को आप एक बार फिर से देख लेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉट 2। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो दोनों क्राइटेरिया मेंशन्ड है कि 12 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस भी होनी चाहिए प्लस कंप्लीशन ऑफ अ फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स भी होना चाहिए। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है वहाँ पे अर्निंग अप टू ₹1 लाख पर मंथ, ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए भी एम्प्लॉयर एलिजिबल हैं एंड दे विल रिसीव ₹3,000 पर मंथ एज इंसेंटिव फॉर हायरिंग सच एम्प्लॉयज़। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने रिवाइज कर लिए थे अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और इसी वजह से आपको ये पता होना चाहिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलैक्स्ड द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑब्लिगेशंस फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू एनहांस देयर क्रेडिट फ्लेक्सिबिलिटी। ये करेक्ट है, इसलिए ये न्यूज़ में भी था। और फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है थोड़ा सा न्यूआंस्ड है। ओनली इफ यू हैव रेड इट, आपको ये पता होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट एटलीस्ट 50% ऑफ देयर लोन पोर्टफोलियोज टू MSMEs। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हेंस द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सो हियर इट सेज दैट द overall priority sector lending requirement for small finance banks has been reduced from 75% to 60% of adjusted net bank credit. And now the small finance banks must allocate at least 50% of their total portfolio to MSMEs. Chale, so let's move on to the next question. The question is regarding the model rule for felling trees in agricultural lands. Pay attention, you have to answer which of these statements are not correct. चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर द रूल्स फेलिंग अप टू 10 ट्रीज ऑन एग्रीकल्चरल लैंड रिक्वायर्स फील्ड वेरिफिकेशन बाय स्टेट लेवल कमिटीज।
तो यहाँ पे जो रूल्स लाए गए थे वो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लाए गए थे और कहा गया है कि फेलिंग ऑफ अप टू 10 ट्रीज ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्चुअली डज नॉट रिक्वायर फील्ड वेरिफिकेशन। ये फार्मर खुद ही कर सकते हैं विथ जियो टैग्ड फोटोज। तो ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए लाया गया है, तो ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है, द नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम एंश्योर्स डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्री प्लांटेशंस एंड टिम्बर हार्वेस्ट रिक्वेस्ट, ये करेक्ट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, द मॉडल रूल्स मैंडेट कंपल्सरी लिंकेज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशंस विथ वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉर मार्केट एक्सेस। तो यहाँ पे जो मॉडल रूल्स हमने एग्रीकल्चरल लैंड्स के लाए हैं वो प्रमोट करते हैं लिंकेज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन विथ वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज, ताकि ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं इनको वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज, टिम्बर इंडस्ट्रीज हैं या आपके सॉ मिल्स वगैरह हैं, यहाँ पे उनको दिया जा सके। इससे मार्केट एक्सेस बढ़ेगी जो फार्मर्स हैं उनकी, और उनका एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी। लेकिन इसको कंपलसरी नहीं बनाया गया है, ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट हो जाता है इनकरेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, और हमको यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है यही बताना है। हेंस द आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। लेट्स टेक अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे बताया गया है, फॉर प्लांटेशंस विथ लेस देन 10 ट्रीज द प्रोसेस इज सिंप्लीफाइड, फार्मर्स ओनली नीड टू अपलोड जियो टैग्ड फोटोज, और यहाँ पे जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं ये ऑटो जनरेट हो जाएंगे। ऐसे प्रोसेसेस में कोई भी फील्ड वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट क्वार्टम बेबी। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्वार्टम बेबी इज द फर्स्ट अप्रूव्ड मलेरिया ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट्स वेइंग बिटवीन 2 to 5 kg। तो ये न्यूज में इसीलिए था कि इट इज द फर्स्ट अप्रूव्ड मलेरिया ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट्स, स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोलता है कि इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विच कंटिन्यूज टू फेस अ सिग्निफिकेंट मलेरियल बर्डन अमंग इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। तो सेकंड पार्ट तो सही है कि इंडिया फेस करता है एक सिग्निफिकेंट मलेरिया बर्डन अमंग द इन्फेंट्स एंड न्यूबॉर्न्स, लेकिन ये जो क्वार्टम बेबी है इसको इंडिया में रोल आउट नहीं किया गया है अभी। इसे रोल आउट किया गया था अफ्रीका में और इसके पहले स्विट्जरलैंड में। सो द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, आंसर इज ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंडियाज रिफ्यूजल टू एंडोर्स द SCO जॉइंट स्टेटमेंट इन द डिफेंस मिनिस्टर्स मीट 2025 वाज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ जफार एक्सप्रेस हाईजैकिंग इन बलूचिस्तान व्हाइल एक्सक्लूडिंग रेफरेंस टू रिसेंट टेरर अटैक्स इन इंडिया। तो ये तो करेक्ट है क्योंकि इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ था जिसके काउंटर में हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया है, पर इनका कोई मेंशन नहीं था जो SCO का जॉइंट स्टेटमेंट था, जबकि पाकिस्तान में होने वाले जफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग का इसमें मेंशन था। तो इंडिया ने इसका विरोध किया एंड we did not endorse this joint statement. So statement 1 is correct. फिर statement 2 says the regional anti-terrorist structure of SCO is mandated not only for counter-terrorism coordination but also for monitoring proliferation of weapons of mass destruction. तो ये जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है वो काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन के लिए तो है, ये तो करेक्ट है, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है इसका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए, ये वाला पार्ट गलत है, ठीक है, इस पे फोकस नहीं करता है। Then the third statement is India's accession to the SCO in 2017 marked the first and only expansion of the organization's membership since its inception in 2001. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, बाद में इसे और कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया है और हमको यहाँ पे बताना है which of the above are not correct. तो 2 and 3 are not correct, hence the answer is D. Let's take a look at the explanation. देखिए यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी बताई गई है कि 2001 में SCO फॉर्म होता है जिसमें इनिशियली शंघाई 5 के मेंबर्स थे और 2001 में इसको ज्वाइन करता है उज़्बेकिस्तान। फिर यहाँ पे बताया गया कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर्स बनते हैं और 2023 में ईरान भी इसका मेंबर बनता है, जबकि 2024 में इसका लेटेस्ट मेंबर बनता है बेलारूस। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दिए हुए हैं ऑपरेशंस और यहाँ पे दिए हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। यू हैव टू टेल विच पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड।
चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट पेयर है कि ऑपरेशन गंगा वॉज टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन, हमने कल भी यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में ये वाले पॉइंट को देखा था, तो ये करेक्ट है। फिर जो सेकंड पेयर है ऑपरेशन शिवा टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ईरान, ये इनकरेक्ट है। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति है, इट वॉज फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन एंड अफगान नेशनल्स फ्रॉम अफगानिस्तान, तो ये करेक्ट है। एंड द लास्ट पेयर इज ऑपरेशन समुद्र सेतु, इट वॉज फॉर द रिपेट्रिएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स ड्यूरिंग कोविड-19 है, तो ये भी करेक्ट है। सो ओनली वन पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड एंड द आंसर इज सी। ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 इसी से पावर ड्रॉ करती है एंड इट हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये करेक्ट है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा होते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते, इनकी जगह होते हैं यूनियन कैबिनेट के एक मिनिस्टर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, द आंसर इज ए। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पे सेक्शन भी मेंशन्ड है कि सेक्शन 12 है जो आरटीआई एक्ट 2005 का, इसके थ्रू ही एस्टेब्लिश किया गया था सीआईसी को। फिर जो सिलेक्शन कमेटी है उसका कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि चेयरपर्सन है इसके, फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो दैट कंक्लूड्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस 100 क्वेश्चंस इनिशिएटिव। अब तक आपको 40 क्वेश्चंस मिल चुके हैं और न सिर्फ ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में जो मेंशन टॉपिक्स हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द अपकमिंग सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप ये जितने वीडियोस हैं इनको 1-2 बार और रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके हो सकता है 1 या 2 स्टेटमेंट हमारे इन 100 क्वेश्चंस में से ही आए या फिर सीधे सीधे ये टॉपिक्स ही पूछ लिए जाएं। सो बेस्ट ऑफ लक विथ योर प्रिपरेशंस। I will see you tomorrow with the next part of this initiative. Till then, take care.